सरदार चंद माह पहले कहते थे IMF के सामने हमें अपने मुल्क की तरजीहात को रख कर मुआहिदा करना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डायलॉग बाय सागदार साहब, आई डोंट केयर बट आई थिंक ही नाउ ही डज़ केयर बट IMF डज़ नॉट। और इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अब मुख्तलिफ मुतालबे मानने के बावजूद IMF पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक निजी TV को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम तमाम तर शराइत मान चुके हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में अच्छी खबर आएगी, लेकिन फिल वक्त कोई अच्छी खबर नहीं आई है। पाकिस्तान में महंगाई एज़ यूजुअल रिकॉर्ड सतह के ऊपर है, हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं और स्टाफ लेवल मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ, तो उससे मसाइल और ज़्यादा हैं। मुआशी अमूर कहते हैं कि माहिरीन कहते हैं कि गिरती हुई रेटिंग डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को कम कर रहे हैं। मुआशी रुझान में सिर्फ और सिर्फ जो IMF का मुआहिदा है वो ही एक इससे रिलेट कर सकता है और इसको बेहतर कर सकता है। अगर मैशत ट्रैक पे आ जाएगी तभी सूरत हाल में बेहतर होती नज़र आएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हुकूमत अभी आपको पता है हम सबके सामने है कि काफ़ी अरसे से हम IMF मुआहिदों के हवाले से बात कर रहे हैं और हर चीज़ उससे रिलेटेड है क्योंकि इकॉनमी को सहारा देने के लिए ये इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन अभी तक मुआहिदा बहाल नहीं हो सका। क्या वजूहात आप देख रहे हैं? आपके प्रोग्राम में पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी कि इसमें जो असल इस वक्त इशू आ रहा है वो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का है कि दोस्त ममालिक खुसूसन सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से यकीन दहानी कि वो अपने कर्जे जो हैं वो रोल ओवर कर देंगे। और इस रोल ओवर करने में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बड़ी रुकावट है, क्योंकि दोस्त ममालिक वेट एंड सी मोड में है। वो हुकूमतों को oblige करते हैं, वो इंडिविजुअल को oblige नहीं करते। 3 माह में कौन सी हुकूमत होगी, किसको वो oblige करें। बदकिस्मती से ये जो एक हमारा विशेष साइकिल चल रहा है, एक तरफ हमारा पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा इकोनॉमिक टर्माइल चल रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को इस वक्त इम्पोज कर रहे हैं। इस सारे में जो एक आपको थोड़ी सी उम्मीद की झलक नजर आती है वो कल एक अमेरिकी सफीर का जो बयान था पाकिस्तान में, जो डेविड ब्लूम का, जिन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के केस को और शायद अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। अब अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रवा हफ्ते में हो जाता है तो पाकिस्तान का केस जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल की मीटिंग के लिए पेश हो जाएगा। लेकिन अगर ये रवा हफ्ते में नहीं होता तो फिर पाकिस्तान का केस जो है वो मई की मीटिंग पे पेश होगा, जिसका मतलब है कि जो तासीर होती जाएगी उसी तरीके से पाकिस्तान की करेंसी पे दबाव बढ़ेगा, उसी तरीके से पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन पे। डॉक्टर साहब सवाल यही जहन में आता है, वैसे आधा जवाब तो आपने पहले जवाब में दे दिया, लेकिन फिर भी एक आम पाकिस्तान सोचता है कि जब हमने इतना कुछ कर दिया, हमने PDL से लेकर गैस महंगी करने तक, उसके अलावा पॉलिसी रेट तक हमने रिवाइज़ कर दिया, इस वक्त ओवरऑल तकरीबन हम IMF के सामने लेट गए हैं। हम वो सब कुछ कर चुके हैं जो IMF हमसे चाहता था। उसके बावजूद इसमें कामयाबी ना होने की वजह कोई बाइसनेस है, किसी थर्ड पार्टी का प्रेशर है IMF के ऊपर, जैसे कोई हमारा दुश्मन मुल्क में भी, या फिर कुछ और ऐसे मफादात हैं जिनकी बेस पे IMF मजीद चाहता है हमें लेट डाउन करना। ये हो क्यों नहीं रहा है बुनियादी तौर पे? मेरा ख्याल है इसका जो बुनियादी इशू है वो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि देखिए इस वक्त तो दोस्त ममालिक के कोर्ट में बाल है ना। चाइना ने अपने रोल ओवर जो है वो कर दिए, अब सऊदी अरब और UAE की तरफ पाकिस्तान की नजरें हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों हुकूमतें, जो दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि सियासी सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होगी। अगर वो कोर्ट एंड कोर्ट पाकिस्तान पे कोई एहसान करते हैं, फेवर देते हैं, तो किस हुकूमत को oblige कर रहे हैं? क्या वो PDM हुकूमत को oblige कर रहे हैं? क्या वो किसी आने वाली केयर टेकर हुकूमत को oblige कर रहे हैं? क्या वो इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत होगी उसको oblige कर रहे हैं? तो ये उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब ममालिक एक दूसरे के साथ ये इस तरीके के वो कर रहे होते हैं एंगेजमेंट, तो वो इन फेवर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो उसी से एक्सपेक्ट करेंगे जिसकी हुकूमत होगी अगले 3-4 माह में। और जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती, बदकिस्मती से ये
वेट एंड सी जो है यानी चलता है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी तक मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। सर दूसरी जानिब अब हुकूमत की भी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी तो हमारे सामने है कि भी जो हम सूरत हाल वैसे ही सियासत की देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कल प्राइम मिनिस्टर ने तो 1-2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि जी जो सब्सिडी के हवाले से आप जैसे बहुत सारे माहिरीन बात करते हैं, पेट्रोल सस्ता देने के हवाले से, रिक्शा और मोटरसाइकिल्स वालों को, प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से एक ऐलान तो किया लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म अभी तक सामने नहीं आया। क्या किस तरह से मैनेज होगा, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये जो एक स्पेसिफिक तबके को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी? देखिए, टारगेटेड सब्सिडी आपके प्रोग्राम में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिछली हुकूमत को भी मैंने ये मशवरा दिया था और इस हुकूमत को भी। ये तो बहुत आसान है कि आप एक्साइज डिपार्टमेंट से डाटा ले लें, मोटरसाइकिल वाले का, रिक्शे वाले का, वो हर गाड़ी जो है वो किसी न किसी CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होती है, और फिर उस CNIC को ट्रायंगुलेट कर ले बिस्प के डाटा बेस से। तो बिस्प का जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, उसमें आमदनी के हिसाब से तमाम लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट लिखा हुआ है कि किसकी आमदनी कितनी है, और जो भी एक थ्रेशोल्ड रखेंगे वो 50,000 रुपया माहाना इनकम है, 60,000 है, लाख रुपया है, 30,000 है, जो भी रखे हुकूमत, तो उनको एक डायरेक्ट पेमेंट की जा सकती है, कैश ट्रांसफर। फिर पेट्रोल पंप में कोई भी कीमत चल रही हो, आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे दें तो कम से कम ये तो पेट्रोल। डॉक्टर साहब एक और नुक्ता है, वो ये बिस्प का जो डाटा है ये है तो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि जो बिस्प का डाटा है वो बहुत अरसा पहले इसको डेवलप किया गया था, और पिछली हुकूमत के अंदर तो बहुत सारे ऐसे लोग निकले थे जो बिस्प के पैसे ले रहे थे लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते थे। एक तो ये है कि क्या वो बिस्प का डाटा अब भी वैलिड है, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब मज़ीद बिलो पॉवर्टी लाइन गए हैं पिछले कुछ अर्से में इन्फ्लेशन की वजह से, कुछ की इनकम कम हो गई और कुछ इन्फ्लेशन का शिकार हो गए, तो उनको भी यकीनी तौर पर एक सपोर्ट हुकूमत की तरफ से चाहिए। तो क्या हमें ऑल टुगेदर एक नई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू सी कि कौन डिजर्व करता है, या आपको लगता है कि नहीं स्मार्टली वी कैन डू इट? नहीं, फरवरी 2022 में बिस्प का डाटाबेस जो है ये अपडेट हुआ है, तो ये 1 साल पहले अपडेट हुआ है। उसमें फ्लड मुतासरीन है वो शामिल नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी उनकी इनकम स्पेशली जो इंटीरियर सिंध और साउथ पंजाब में उनकी वो लोअर इनकम या लोअर मिडिल इनकम ब्रैकेट में फॉल कर रहे होंगे। तो बिस्प का इस वक्त डाटा जो है वो काफी हद तक बेहतर है, यानी अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है, लेकिन वो एक एंट्री पॉइंट बन सकता है, और अकॉर्डिंगली अगर कोई और लोग हैं जो कि समझते हैं कि वो अहल हैं इस सब्सिडी के, तो उसकी एक जो ऑनलाइन या कोई भी वॉक इन उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेट की जा सकती है। अच्छा गवर्नर, स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई है और वो एक दफ़ा फिर रेफ़र कर रहे हैं कि हमारी जो बरामदात हैं वो पहले से कम होने जा रही है, गैर मुल्की तरसीलात में कमी है जो उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती है, और उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम है क्या है, इस पर हम बार बार बात कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी विंडो हम खोल नहीं रहे हैं अपने एक्सपोर्टर के लिए जिससे थोड़ा सा हम उसको रिलीफ दें और हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। दूसरी जानब रेवेन्यूज़ के तो हमारे मसाइल वैसे ही रहते हैं, लोग टैक्स फाइल ही नहीं करते और डायरेक्ट टैक्सेस का रुझान ही नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रुझान है। तो इस पर ज़रा सर बताइएगा लास्ट मिनट में। देखिए, ये जो बरामदात हैं इनका ताल्लुक मुआशी अनसर्टेनिटी से है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे नहीं पता कि कल डॉलर का रेट क्या होगा, मुझे नहीं पता कि मैं रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट कर पाऊंगा या नहीं, एलसी खुलेगी या नहीं, या वो बंदरगाह से पोर्ट से मेरी कंसाइनमेंट रिलीज होगी कि नहीं, तो मैं नए ऑर्डर लेते हुए हिचकिचा रहा हूँगा। हमारी बरामदात जो थी टेक्सटाइल पे मेजर हमारा से है। अब टेक्सटाइल कॉटन की जो क्रॉप सैलाब की नजर होगी, उसके बाद आपको कॉटन इंपोर्ट करनी है, आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। तो ये अगेन यहाँ पे मुआशी गैर यकीनी जो है वो हमारी बरामदात को बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स ये डबल प्रेशर। सर थैंक यू वेरी मच, यू आर बिजी, हमें मालूम है, लेकिन आपने फिर उसके बावजूद हमें टाइम दिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी के साथ मौजूद थे। मईशत के हवाले से हमने एक ओवरव्यू शॉर्ट सा लिया और इस